जी जी, I can. I'm recording the Hello? lecture. I am recording the lecture, as you said. Okay, so basically मोरेज जो है वो दो वेरिएशंस हैं, एक जो लीगली प्रोटेक्टेड है जिनमें लॉज आ जाते हैं या फॉर्मल वो आ जाते हैं नॉर्म्स. लॉज भी मोरेज का हिस्सा है, चाहे वो रिटन है चाहे वो अनरिटन है. अब जैसे आपका ब्लास्फेमी लॉ है, you are very serious about it, it's a crime that is actually punishable by death in your country, but you move on to the west, there is no such law कि रिलीजियस कॉन्टिनेंस के अंदर किसी को वहां पे सजाए मौत नहीं दे सकते आप. वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर हाईलाइट करते हैं. बट इन योर कंट्री थिंग्स आर डिफरेंट. फिर उसी तरह हम बात करते हैं फोकवेज की. अब फोकवेज आर डे टू डे बिहेवियर पैटर्न्स या प्रैक्टिसेस या एक्सप्रेशंस कि जहां पे आप ये देख सकते हैं कि क्या चीज अप्रोप्रिएट है. जी जी मैम प्लीज मोरेज रिपीट कीजिएगा फोकवेज के बाद. जी, मैं कर देती हूँ. सो बेसिकली फोकवेज ये होते हैं कि जो आपके डे टू डे कल्चर की वो चीजें, एसोसिएशंस हैं जिनको आप समझते हैं. जो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके कल्चर में, पाकिस्तान जैसा जैसे कंट्री फॉर एग्जांपल, आप किसी खातून से मिलते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सेटिंग में मिल रहे हैं, आप उनके गले तो नहीं लगेंगे जाके, ना आप उनसे हाथ मिलाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इन योर पर्टिकुलर कल्चर. यही चीज अगर आप वेस्ट में देखें तो वेस्ट में शेकिंग हैंड्स विद एन ऑफिशियल, वेदर अ मैन और अ वुमन, इज द नॉर्म. इट इज अ प्रैक्टिस. बल्कि आपके हाथ ना मिलाने से वो आपको रूड समझ सकते हैं. लिटिल टाइनी थिंग्स दैट चेंज अक्रॉस वेरिएशंस. चाइना के अंदर अगर आप किसी, या इवन जापान के अंदर, इट इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली रूड टू इंटरप्ट एन इंस्ट्रक्टर, चाहे जितने मर्जी आपके क्वेश्चन हो. वहां पे ये बहुत बुरी चीज समझ जाती है. यही चीज उठा के अगर आप यूएस में ले जाएं तो स्टूडेंट नॉट आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास इज कंसिडर्ड कि भाई दे आर नॉट लिसनिंग. So culture to culture, folkways can differ greatly. और ये आपकी डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं. अब जिस तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि वेदर टू शेक हैंड्स और किस ऑन द चीक. अरब कल्चर्स में बिटवीन मेन व्हेन दे मीट दे किस ईच अदर ऑन देयर चीक्स. अब ये आप अपने मुल्क में करके देखें जरा एंड सी द रिएक्शन व्हाट हैपेंस. अरबियों में दिस इज कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल. सो कल्चर टू कल्चर वेरिएशंस हैं. वो कल्चर्स भी डिफरेंट हैं जहां पे रिलीजन सेम है, लेकिन कल्चरल अंडरपाइनिंग्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती है. किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मोरेज को रिपीट कर दूं. मोरेज से मुराद वो लीगल या मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि जिनकी वायलेशन पे काफी रिस्पांस मिल सकता है सोसाइटी की तरफ से, नेगेटिव रिस्पांस. इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग मोरेज हैं वो आपकी फॉर्मल लॉज हैं, दैट इज लाइक क्रिमिनल एक्टिविटी जिसको पनिश, बहुत सिवियरली पनिश करती है सोसाइटी, या ऐसी चीजें जो कि ऑल्दो फॉर्मली रिटन ना हो पर उनको करने से आपको सजा मिल सकती है, जो सोसाइटी आपको ऑस्ट्रेसाइज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक जिस तरह आपके कंट्री में द स्टेटस ऑफ डांसिंग, while being a professional dancer is not a crime under your law, but it is a social crime. कि अगर कोई खातून इस प्रोफेशन को परसू करेगी तो क्या उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी आपकी? बिल्कुल भी नहीं. इट वुड बी अ कॉज ऑफ ह्यूज जजमेंट एंड ह्यू एंड क्राई इन योर कल्चर, बट इट इज नॉट अ क्राइम इन योर लॉ. सो इनकी दो वेरिएशंस हैं. एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, या जो बहुत सीरियस या स्ट्रॉन्गेस्ट मोरेज होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज और उनको बाईपास नहीं किया जा सकता, जिसमें सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, रिस्पेक्ट, बॉडीली हार्म, ये सारी चीजें आ जाती हैं. और उसी तरह इनसे जरा लोअर फॉर्म में क्या है, जो फॉर्मल चीजें जो कि ऑल्दो नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ बट योर सोसाइटी डिसएग्रीज फ्रॉम देम या सेज कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए या ये चीजें नहीं करनी चाहिए. अच्छा, अब नाउ वी कम टू वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस. मैम लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट स्लाइड.
जी, मिस, फोक वेज और इनफॉर्मल नॉर्म्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस होगा फिर? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, असेंशियली यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि फोकवेज जो अच्छा, है, ओके। इनफॉर्मल नॉर्म्स जो होते हैं ना आपके, देखिए क्लासिफिकेशन के 4 तरीके हैं, आप या तो कह दें फॉर्मल नॉर्म्स या इनफॉर्मल नॉर्म्स, राइट? लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल इज नॉट द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। नॉर्म्स को जब आप क्लासिफाई करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे मोरेज और फोकवेज। इनकी क्लासिफिकेशन का तरीका ये है, उसमें से जो आपके मोरेज हैं वो आपके फॉर्मल नॉर्म्स हैं और फोकवेज आपके इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं। आई होप दैट इज क्लियर। गॉट योर पॉइंट मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, हम आगे जा रहे हैं सिंबल्स एंड लैंग्वेज में। ह्यूमंस जो हैं वो, अब आपको पता है कि सिंबल्स एंड लैंग्वेज के अंदर एक होती है आपकी सटल वो चीजें, जैसे आपकी अम्मी ने अगर आपको बचपन में कभी दूर से घुरी कराई हो कि ये काम नहीं करना, तो वो जरा सी सटल सी मूवमेंट से आपको समझ आ जाता था कि ये काम हमने नहीं करना। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अनस्पोकन लैंग्वेज या कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरह है जिसको आप, या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज के लिए या बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी हाथ हिलाने से या मूवमेंट से आप एक चीज ऐसी जो यूनिवर्सली कम्युनिकेट करें दूसरे बंदे को। अब इसमें 2 वेरिएशंस हैं। एक चीज है सिंबल्स। सिंबल्स हर वो चीज है जो कोई एक ऐसा मैसेज कम्युनिकेट कर दे जिसके लिए आपको उसके लिए पूछने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर आप इंडिया जाते हैं तो इफ यू सी अ वुमन विदाउट मेकअप वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी, यू अज्यूम कि दिस वुमन इज अ विडो, बिकॉज दैट वन कलर in that culture, in that religion represents something। जबकि यही कलर लेके अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो दैट इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस, फॉर दैट्स अ कलर ऑफ द ब्राइड। वंस अगेन आपकी कंट्री में और मोस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर रेड इज कंसिडर्ड अ कलर ऑफ फेस्टिविटी एंड सेलिब्रेशन। बहुत सारी, जैसे आपकी कल्चर में ब्राइड्स जो हैं वो लाल जोड़ा पहनना या वो सब, दैट्स अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। यही कल्चर लेके अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो इट इज कंसिडर्ड वेरी ब्रेजन एंड वेरी बोल्ड टू वेयर अ रेड कलर। इट इज एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स इन द वेस्ट। So culture to culture symbols vary greatly. बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, एंड दे प्रोवाइड क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग सर्टेन एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल अगर आप जापान में गए तो कोई बंदा अगर आपको देख के झुक जाता है आधा, तो दैट इज देयर वे ऑफ गिविंग यू रिस्पेक्ट एंड सेइंग हेलो टू यू। Japanese people, when even they have to thank someone, so there is this term they called, I think it's called arigato, I think that's what you say it, arigato। वो बोलते भी हैं और वो आधे झुक भी जाते हैं। So what is this? This is a cultural symbol for respect and humility। हिंदू जब मिलते हैं किसी से तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, another sign of cultural humility and respect to the other person। उसी तरह जिस तरह अरबियों में मैंने आपको बताया कि वो गले मिलते हैं, तो वो एक दूसरे के गाल चूमना मर्दों में वहां पे is considered a sign of love and respect for the other person। It is not considered inappropriate in that cultural setting। फिर बहुत सारे ऐसे साइंस या ऑब्जेक्ट्स या सिग्नल्स या वर्ड्स जिनसे आपको पता चलता है कि जी ये एक सर्टेन चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। वेस्ट में फॉर अ मैन वेयरिंग अ रिंग ऑन देयर रिंग फिंगर इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ देयर मैरिज। किसी खातून ने अगर पहनी हुई अंगूठियां तो वो क्या है? दैट्स अ साइन ऑफ मैरिज। इंडिया में आप चले जाते हैं तो वहां पे तो बहुत ही खैर ऑब्वियस सिंबोलॉजी है, दैट सिंदूर, दैट necklace, that mangalsutra that they're wearing, what is that a symbol of? That's a symbol of marriage।
कि आपको पूछे बगैर ही पता चल जाए देख के कि ये खातून शादीशुदा। So these are little symbols that differentiate across cultures कि क्या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। पाकिस्तान में आप जितने मर्जी काले लॉकेट गले में डाल लें, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी शादी हुई। So once again, it is nothing to do with the with the jewelry or whatever in Pakistan. इसी तरह आप जिस तरह you move on from one culture to the next culture, so there is this huge diversity of symbols that exist जो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके यहाँ अगर जैसे हमारे यहाँ किस तरह से रिलीजियस सेक्ट्स को कलर और पगड़ी के रंग और दाढ़ी की साइज और शलवार की हाइट से पता चल सकता है कि जी ये इस फिरके से बिलोंग करता है, अगर कोई इसको परसू करे। फॉर एग्जाम्पल उसमें जैसे एग्जाम्पल आगे कि अगर किसी ने काले कपड़े पहने हुए हैं या उनका एक सर्टन का या हाथ में कोई एक कंटा पहना हुआ या समथिंग लाइक दिस, तो इट वुड नॉट इन योर सोसाइटी इट वुड नॉट टेक a lot of guesswork. People are going to assume that this person is a Shia. जरूरी नहीं है कि ये प्रैक्टिस हर कोई शिया करे, लेकिन when someone is doing it, वो देख के आप अज्यूम करके कहेंगे कि हाँ मे बी दिस पर्सन बिलोंग्स टू द शियाइट फेथ। उसी तरह अगर आप देख रहे हैं किसी ने हरी पगड़ी पहनी हुई है और थोड़ी शलवार ऊंची की हुई है या सर्टन तरीके की बातचीत कर रहे हैं, तो आप कह देंगे भाई ये इस सेट से बिलोंग करता है, बिकॉज वो सिंबल या उसकी प्रैक्टिस हैज बिकम एसोसिएटेड विद अ सर्टेन थिंग या विद एसोसिएटेड विद सर्टेन ओपिनियंस एंड माइंडसेट। अब उस माइंडसेट को वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे स्वास्तिका जो है, स्वास्तिका मीन्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट इन इंडिया एज कंपेयर टू इन जर्मनी। स्वास्तिका का जो साइन था वो एक इट इज अ वेरी प्योर एंड होली सिंबल फॉर हिंदूज, और वो उसको ड्रॉ करते हैं या वो उसको संस्कृति से एसोसिएट करते हैं, दैट्स डिफरेंट। जबकि अगर जर्मनी में यू आर सीन विल्डिंग दिस स्वास्तिका, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ जिसको आप कहते हैं जो हिटलर की जो एक आइडियोलॉजी थी वो रिप्रेजेंट करती है। एंड इट इज इलीगल इन दैट कंट्री टू बेयर अ स्वास्तिका इन एनी फॉर्म। यू कैन बी फाइंड, यू कैन बी जेल्ड। सो ये सिंबल्स वेरी करते हैं, और एक ही सिंबल जैसे कलर्स हो गए, दे कैन मीन समथिंग वेरी डिफरेंट इन वन कल्चर एज अपोज टू अनदर कल्चर। अब एक ऐसा सिंबल जो हर कल्चर में कॉमन है वो क्या है, या सिस्टम ऑफ सिंबल्स जिसको हम कहते हैं, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज हर कल्चर में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सम कल्चर्स हैव रिटन लैंग्वेज एंड ओरल लैंग्वेज एंड अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। मेनी कल्चर्स might only have oral language, जिस तरह कई ट्राइब्स इन अफ्रीका है उनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं, उनकी ओरल ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। पर लैंग्वेज या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सम सिंबोलॉजी या साउंड्स दैट यू मेक इज कॉमन टू एवरी सिंगल कल्चर ऑन दिस प्लैनेट। इसलिए लैंग्वेज को हम कल्चरल यूनिवर्सल कहते हैं। ये उन चंद चीजों में से है जो कि हर कल्चर में पाई जाती है। लैंग्वेज के थ्रू कल्चर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या सिंबल क्या मीनिंग रखता है, ये नॉलेज लैंग्वेज के थ्रू सबमिट होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिटन कम्युनिकेशन भी है, इसमें नॉन वर्बल एक्शंस भी आ गए, 100 चीजें इसमें एसोसिएटेड हैं साथ साथ। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल। इसके अंदर हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि according to Sapir-Whorf, these were two scientists that did this particular research, उन्होंने linguistic relativity का concept दिया। उन्हें कहा कि हमारी लैंग्वेज और उस लैंग्वेज के डिफरेंसेस हमारे वर्ल्ड व्यू और उसके एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करते हैं।
Now this is a very interesting concept. कैसे? How is it possible that language can define your experiences? कैसे? कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज चीजें चेंज इस तरह होती हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस भी शेप हो सकते हैं उसके थ्रू. दिस इज हाउ. इस हद तक लैंग्वेज की एनालॉजी आप पे इम्पैक्ट करती है कि अगर एक लफ्ज आपकी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको समझने का या उससे काउंटर इंडिकेटिव एक्सपीरियंस की भी आपको समझ नहीं होगी. अब जैसे वर्ड है, यहाँ पे एग्जांपल है एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी जहां पे आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स ऑन अ सर्टेन इशू. अब अगर किसी लैंग्वेज में एम्बिवेलेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता या लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता तो उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को ये फीलिंग का भी नहीं पता होगा कि ये क्या है. That is the power of language. For example, Japanese में there is no such concept कि आप किसी इशू पे पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं. The language does not have a word for this ambivalence. That means कि अगर आप उनसे कहेंगे ना कि are you torn between right and wrong, are you confused between these two feelings, so they will probably not understand what you're talking about. That is the extent to which language plays a role in defining our experiences. So इसको आप इस तरह समझ लें कि what you cannot describe, you are not experiencing. कि as long as एक चीज exist करती है एक जुबान में तो उसका काउंटर इंडिकेटिव या उसके साथ मौजूद या एसोसिएटेड एक्सप्रेशन या एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है. बहुत कल्चरल कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो वेस्ट में समझना मुश्किल है. इश्क हकीकी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसका वेस्ट में कोई ऑपोजिट अगर आपसे मांगे कि जी आप उनकी लैंग्वेज में इश्क हकीकी को ट्रांसलेट करें तो कैन यू डू दैट? कैन अ वेस्टर्न पर्सन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्क हकीकी? या उससे ऑल्टरनेटिव वर्ड उनके पास कोई एग्जिस्ट करता है? नहीं. हाँ, a Turk might understand what you're saying. Maybe an Arab would also understand what you're saying when you say these concepts. But this is a concept that will be very difficult for a Western mind to perceive. अब जिस इरा में, जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें लैंग्वेज की सिंबोलॉजी और उसकी रिस्ट्रिक्टनेस जो है वो कम हो गई है. बिकॉज हम बहुत सारी कल्चरल एसोसिएशंस ट्रांसफर करते हैं लैंग्वेज के थ्रू एक से दूसरी लैंग्वेज. जिससे एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. व्हाट डज दिस मीन? टू बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दूसरी लैंग्वेज में इफेक्टिवली ट्रांसलेट ना हो सके तो आप नियरेस्ट ट्रांसलेशन ले लें. अब इस चीज को समझने के लिए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ बीइंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन या ऑफ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस जो है जो कि आजकल फी जमाना समझे जाते हैं कि वो कहाँ आए नजर आएंगे आपको. वो अगर आप देखें जो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन की गई है रूमी की पोएट्री की, दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडीज ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. Rumi's poetry is entirely on ishq hakiki, on the love with your Lord and a spiritual, like Sufist approach. जब आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं या आप देखें अगर कभी, आई वुड आस्क यू टू गो थ्रू दैट, जस्ट गो थ्रू इट एंड यू नोटिस कि वो तो बहुत ज्यादा कोई रोमांटिसाइज्ड पोएट्री लगती है जिसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूफिज्म वाज नॉट इफेक्टिवली ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. So this particular hypothesis argues that a person cannot describe an experience if it does not exist in their language.
वो है ही नहीं, आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तो आप वो एक्सपीरियंस कर भी नहीं सकते। फिर अब हम आते हैं एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट की तरफ कि कल्चर की फॉर्म्स क्या क्या है। उसमें हमारे पास है पॉप कल्चर, सब कल्चर एंड देन कल्चरल चेंज। पॉप कल्चर से मुराद होती है पॉपुलर कल्चर। अब हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है एक सुपीरियर कल्चर में, इसको कहते हैं हाई कल्चर। यानी कि एक ऐसा कल्चरल एक्सपीरियंस या ऐसे एटीट्यूड्स जो कि लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ इट, जो एक हाई क्लास सोसाइटी एक्सपीरियंस करती है, या चाहे वो रिच है या चाहे वो रॉयल्टी है या नोबिलिटी है, तो वो हाई कल्चर कहलाई। हाई कल्चर इज एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअलिज्म, political power, prestige, knowledge, science also, और उसके एसोसिएटेड टेस्ट एंड एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉपुलर कल्चर से डिफरेंट होते हैं। सो इन अ वे हाई कल्चर इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ पॉपुलर कल्चर। जो एटीट्यूड्स, जिसको आप कह सकते हैं ना द लाइकनेस ऑफ द कॉमन मैन या कॉमन सोसाइटी का जो हिस्सा है, वो पॉपुलर कल्चर है। उसमें आपके क्रिकेट कैन बी इक्वली एंजॉयड बाय द हाई क्लास और बाय द रेगुलर पर्सन। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ना उसके खेलने में कोई पाबंदी है। हाँ, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हो गया ना, दैट इज समथिंग दैट योर एवरेज मैन परहैप्स वुड नॉट एंजॉय एज मच। सिमिलर टू ओपेरा, क्या आपका एवरेज बंदा कोई ओपेरा को एंजॉय करेगा या बैले को एंजॉय करेगा? कभी भी नहीं, बिकॉज सच ए स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म, और जो हाई कल्चर या हाई सोसाइटी से एसोसिएट हो चुका है कि उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिका के अंदर जो परेड्स होती हैं, या एक बेसबॉल गेम हो रही है, या किसी शो का सीजन फिनाली आ रहा है, या कोई ड्रामा कोई टीवी पे देख रहे हैं, सारी कॉम देख रही है कोई ड्रामा, तो these are things that are enjoyed by the population at large, and this is regarded as popular culture. Rock music, your pop music, that's popular culture. लेकिन बाक, मोजार्ट, बेथोवन, इनकी सिम्फनीज को सुनना इज हाई कल्चर। अब हाई कल्चर से इंस्पिरेशन लेके रेगुलर या आम कल्चर में इस्तेमाल की जा सकती हैं रेफरेंसेस, बट दीज एलिमेंट्स ऑफ कल्चर आर नॉट, लेट्स से, इन अग्रीमेंट, एक दूसरे के साथ एक पैटर्न में आ नहीं सकती, क्योंकि टेस्ट डिफरेंट है। दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन अक्रॉस सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स या उनकी बेस के ऊपर, या इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बेस के ऊपर ये कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। द फर्स्ट पीपल टू डिफाइन इट इस तरह से वर द ब्रिटिश एक्चुअली, इन ऑल ऑनेस्टी। उन्होंने सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन रखी थी। अगर आप ब्रिटिश कल्चर के अंदर कॉमन एंड नोबिलिटी का डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो देर आर सो मेनी गुड डॉक्यूमेंट्रीज दैट यू कैन वॉच एंड रियली अंडरस्टैंड कि एक हाई और पॉपुलर कल्चर का डिफरेंस कितना ज्यादा है। लैंग्वेज का, एक्सप्रेशंस का, एक बात को कहने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। दिस वॉज वेरी ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो फॉर अ ग्रेट डील। आपकी जब यहाँ पे डेनिस्टीज थी, एक टाइम फ्रेम ऐसा आया था 1700s के अंदर, एंड जहाँ पे पीक पे था पोएटिक एक्सप्रेशन एंड आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर। तो उस जमाने में जो नवाब थे या जो भी रूलिंग फैमिलीज थी या जो भी मुगल डायनेस्टी ने एक सर्टेन डिफरेंसेस रखे थे, तो शायरी और लैंग्वेज और उस तरह की चीजों को एंजॉय करने की कैपेसिटी एवरेज मैन के पास नहीं समझी जाती थी, बल्कि इन्हीं लोगों के पास समझी जाती थी कि यही ज़ौक रखते हैं और इन्हीं को समझ है इन चीजों की। सो ये डिफरेंस होता है हाई और पॉपुलर कल्चर का। अब हम आते हैं सब कल्चर की तरफ। अब बहुत सारी चीजें, एक लार्जर कल्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात कर सकते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी कल्चर, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एक छोटा सब कल्चर एग्जिस्ट करता है ऑफ द कैलाशी पीपल दैट लिव इन कैलाश। वो एक सब कल्चर है दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पाकिस्तानी कल्चर, हाउएवर it is a part of that culture.
लेकिन एक स्पेसिफिक, ऑल्दो उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, पर उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है एज अ स्मॉलर ग्रुप। जैसे आप कराची में जाते हैं तो कराची में देर आर सो मेनी सिटीजन्स ऑफ कराची, बट देर आर मेनी स्मॉलर कम्युनिटीज इन कराची। जैसे वहां पे एक बोरी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, उनके कुछ अपनी लैंग्वेज के टर्न, कोई ट्विस्ट, कुछ कल्चरल नॉर्म्स, वो सब चीजें उनकी अपनी कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखती हैं। आगा खानी कम्युनिटी है तो वो उनके अपने कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी हैं। दे आर बाय नेशनैलिटी, दे आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी कल्चर, एक सर्टेन कल्चरल रिप्रेजेंटेशन से वो एग्री भी करते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा भी है, लेकिन एक अपने छोटे ग्रुप में भी उनकी कुछ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ना दैट इज कॉल्ड अ सब कल्चर, कि अ कल्चर विद इन अ कल्चर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर कल्चर की। दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ योर लार्जर कल्चरल नॉर्म्स। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि एक लार्जर सोसाइटी को काउंटर इंडिकेटिवली लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेविल वर्शिपर्स। अब एक अंग्रेज सोसाइटी के अंदर या क्रिश्चियन, मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर, जहां पे ज्यादातर लोग गॉड की वो करते हैं इबादत, या क्रिश्चियन गॉड की इबादत करने की बात कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इफ समबडी, अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट अप एंड दे से कि वी आर गोइंग टू प्रे टू द डेविल, डेविल वर्शिपिंग। So they challenge the culture, they defy society and they develop their own set of rules. इसके अंदर अब बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, जिस तरह से ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जो many of these groups जो कि ऐसी चीजें प्रैक्टिस करते हैं जो कि लार्जर सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये कम्युनिटीज जो हैं, दे ऑपरेट आउटसाइड ऑफ द ग्रेटर सोसाइटी। सब कल्चर के अंदर सरवाइव करता है और हार्मोनियसली मूव करता है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता। जबकि काउंटर कल्चर जो है उसको काउंटर करता है, इट इज एक्चुअली डेंजरस, इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ये एट ऑड्स होती है। अब इनमें ये जो सर्टेन एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, एनार्किस्ट, कल्ट्स हो गए, हिप्पीज हो गए, के, फिर अर्ली पंक, सेटनिस्ट्स, these are usually viewed as negative or dangerous. अब इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली, जो सफ्रेजेट मूवमेंट थी, सफ्रेजेट मूवमेंट का अगर किसी को पता हो तो वो ये थी कि जब विमेन्स वर गैदरिंग इन ग्रुप्स एंड फॉर्मिंग कम्युनिटीज टू फाइट फॉर द राइट टू वोट, उस जमाने में these groups were considered dangerous liberals बाय द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, कि ये क्या बातें करी हैं, तो पागल खवातीन है, इनको पता ही कुछ नहीं है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द कंट्री डाउन। उसी तरह विमेन राइट्स के लिए भी जो खवातीन लड़ी थी 70s और 60s में, या जो सिविल राइट्स मूवमेंट के पार्ट बनी हुई थी, तो वो खवातीन भी डेंजरस कंसिडर होती थी और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन देयर डॉटर्स एंड देयर माइंड। सो एज सोसाइटी इवॉल्व्स, दीज थिंग्स कैन चेंज ओवर टाइम। लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसमें एग्जांपल आ गई सेटनिस्ट की, हेल, एंजल, पेगन्स, हिपीज, या अब रेस की बेसिस पे जज करना या मर्डर को सैंक्शन करना। जिस तरह से वो, अगर आपको के का पता हो तो दैट इज वन गुड एग्जांपल ऑफ दैट। फिर उसके बाद हम आते हैं कल्चरल हेजेमनी के ऊपर। अच्छा, कल्चरल हेजेमनी के साथ ये नाम जानना बहुत जरूरी है, कॉल्ड द एंटोन ग्राम्शी जी। मैम काउंटर कल्चर की कोई पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जांपल मिल सकती है समझने के लिए, अगर आप दे सकें? काउंटर कल्चर की पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जांपल अभी समझी जा सकती है? लेट्स सी। उनके में से हिपीज के आई एम सॉरी, मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छा इतना अच्छा 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 अच्छा, समझ में नहीं के अच्छा, ये अगर आपने वो दिस, यू शुड अवेयर योरसेल्फ अबाउट दिस। के वाज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड द कू क्लक्स क्लैन। ये एस्टैब्लिश हुई थी समवेयर अराउंड द 50s। ये दीज वर मोस्टली, मतलब ऑल वाइट मेन, जो ये गैदर कर रहे थे कि जी हम सुप्रीम हैं, और ये जो ब्लैक्स है ना, इनको ह्यूमन बींग्स के राइट्स देना या इनको स्लेवरी खत्म कर देना या इनको इक्वल राइट देना जो है ना, ये गलत है। That being white, it is our God given superiority over these people. बड़ी लंबी लंबी व्हाइट कलर की टोपियां पहनते थे और उन्हें बहुत मर्डरस हरकतें की थी 70s और 60s में।
मर्डर, रेप वगैरह हर चीज से एसोसिएटेड थे ग्रुप, एंड इट वाज लार्ज। आज तक ये बैन नहीं हुआ बाय द वे, ये अभी तक एग्जिस्ट करता है। सो ये जो जिनको राइट विंग प्रोटेस्टर्स कहते हैं ना, ये जो ट्रम्प के आने के बाद आपको बहुत ज्यादा नजर आए, ये द मैन दैट शॉट सो मेनी पीपल एट क्राइस्ट चर्च, जिसने फायरिंग की थी, ये न्यूजीलैंड में कत्लो गारत किया था, व्हाट वाज ही वाज अ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, अ सुप्रीमिस्ट, कि जी हमारी रेस सुपीरियर है और इनको खत्म ना किया तो ये टेक ओवर कर लेंगे दुनिया। ये रेस वॉर की बात करना, ये होता है काउंटर कल्चर, कि सोसाइटी की हार्मोनियस मूवमेंट के अगेंस्ट बात करें। काउंटर कल्चर में आप लोकल एग्जांपल में तालिबान की एग्जांपल ले लें, जो पाकिस्तानी तालिबान या वो तालिबान जिन्होंने सवात पे कब्जा कर लिया था, कहा था हमने शरिया लॉ लगा दी है, तो इट वाज अ काउंटर कल्चर, क्योंकि उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट कायम कर ली थी, एक लार्ज मेन स्ट्रीम सोसाइटी और कल्चर के अगेंस्ट बात कर रहे थे। आप और अगर इसमें चले जाएं तो आप ये अपना क्या नाम है, जो एजेंसीज हैं, फाटा की एजेंसीज हैं, वहां पे एक सर्टन तरीकेकार है चीजों का, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को अगर लेंगे, जिस तरह उन्होंने, आप इसको काउंटर कल्चर में इसकी एग्जांपल एक ले लें कि वहां पे कुछ एक ऐसे रिलीजियस सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट बिलीव इन सेलिंग ऑफ देयर वाइफ्स टू द नेक्स्ट मैन, so that's a counter culture which is dangerous and society at large will not accept it. तो बहुत सारी फॉर्मेशंस एग्जिस्ट करती हैं, हर वो चीज फिर वही ये जो आपका जादू टोना करने वाले लोग आपकी सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल, जो कहते हैं कि जी हम मंत्र पढ़ के आपके फलाना को जी आपके वो वश में कर लेंगे, या आप ये पढ़ लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, आप अमीर हो जाएंगे। तो ये जो जादू टोना या मैजिक वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, ये काउंटर कल्चर है ना आपकी सोसाइटी के अंदर। जी, सो आई होप कि थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी अब काउंटर कल्चर की। हर वो ऐसा, मैम जी जी, ठीक ठाक मिल गया मिस, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ओके, सो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं अब कल्चरल हेजेमनी की। हेजेमनी से मुराद क्या होता है कि आप अपने कल्चर से दूसरे के कल्चर के ऊपर किसी किस्म की डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। बाय डोमिनेंस व्हाट डू आई मीन, कि जी ऐसा कोई व्यू जो आपको स्टेबलाइज करें, मेजॉरिटीज अथॉरिटी वाली अप्रोच आप रखें, या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव व्यू जो आपकी उसमें लाइन में ना बैठ रहा हो तो आप उसके खिलाफ करना शुरू कर दें बातचीत। या डोमिनेंट कल्चर, यूजुअली डोमिनेंट कल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय पावरफुल ग्रुप्स या द ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी। अभी इसकी रीसेंट एग्जांपल अगर आपके सामने आए कि ये जो मार्च की गई, एंटी शिया मार्च आपके कंट्री में की, बहुत सारे मौलवियों ने मिलके, कई लोग उसमें शामिल हुए, उन्होंने कहा जी एंटी शिया मार्च की। सो व्हाट इज दैट? That is called cultural hegemony because your country is predominantly Sunni and variations मैम of them. जी जी। मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली हमारी सवाट वैसे ना जेंडर स्टडीज की क्लास है अभी Oh right, okay. चलिए, मिस्टर शुमाला के साथ। this is one of the last slides anyways. हम इसको यहीं से continue करेंगे इंशाल्लाह, and ये फिर अब कल मैं इसको complete करवा दूंगा, आप लोग जा सकते हैं फिर। थैंक यू मैम, अल्लाह Okay हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।